मृणाल और कनिष्का भी काफी थक चुकी थी। उनके चेहरे देखकर पुष्कर ने कहा, मैं तुम दोनों की इस मदद को हमेशा याद रखूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम दोनों की फैमिली आने वाले वक्त में बहुत खुशहाल हो जाए। मैं तुम दोनों और तुम दोनों की फैमिली की रक्षा करने का वादा करता हूं। यह सुनते ही कनिष्का के अंदर का एटीट्यूड वापस जाग गया और वो बोली, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूं। और वैसे भी तुम तो यहां मेरे गुरु बनकर आए थे ना, और मुझे तुम्हारी जान बचानी पड़ रही है। मृणाल ने कनिष्का को डांटने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। पुष्कर की बात सुनकर मृणाल को एक बात का तो यकीन हो गया था कि वो जिंदगी भर के लिए खुश रहने वाली थी। लेकिन ठीक तभी उन तीनों को पहाड़ी के नीचे से एक जोरदार चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। एक आदमी जोर जोर से कह रहा था, पुष्कर श्रीवास्तव, मैं तुम्हारी गंध मीलों दूर से भी सूंघ सकता हूं और तुम्हारे पैरों के निशान रात के अंधेरे में भी देख सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि रात के अंधेरे में पहाड़ियों में छुपकर तुम बच जाओगे? वो आवाज रात के अंधेरे में बहुत जोर जोर से गूंज रही थी। जैसे ही कनिष्का ने नीचे की ओर देखा तो उसे पता चला कि पहाड़ियों के नीचे से ऊपर की तरफ कई सारी टॉर्च की रोशनी आ रही थी। कनिष्का ने तुरंत कहा, अब हम क्या करेंगे? मृणाल के चेहरे पर भी एक घबराहट थी और वो बोली, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? पुष्कर, क्या तुम सचमुच ठीक हो? वो लोग हमें ढूंढने के लिए आने लगे हैं। ये तो सही हुआ कि हम लोग पहले ही पहाड़ियों की तरफ चले आए। भले ही अभी भी नीचे से आ रहे लोगों और पुष्कर के बीच में काफी दूरी थी, लेकिन फिर भी मृणाल को बहुत डर लग रहा था। इस पूरी की पूरी पहाड़ी के ऊपर चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी, लेकिन नीचे की तरफ पहाड़ी पर ज्यादा बर्फ नहीं थी, इसलिए छुपने के लिए कोई ज्यादा जगह नहीं बची हुई थी। कनिष्का तो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वह अपने घर की तरफ देखते हुए बोली, इतने सारे लोग हमें ढूंढने क्यों आ रहे हैं? लगता है कि मेहता परिवार वालों ने सभी लोगों को अपने साथ आने के लिए मना लिया है और वो पिछली पहाड़ी के सारे बूढ़े भी उनके साथ आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? मैं तो कहती हूं जल्द से जल्द और ऊपर चलते हैं, इससे पहले कि वो यहां आकर हमें ढूंढ लें। कनिष्का को नहीं पता था कि उसके कैंप वाले इस वक्त क्या कर रहे थे। तभी पुष्कर ने कहा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही हमसे रिएक्शन निकलवाना चाहता है। उसे पता नहीं है कि हम असल में कहां हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि 10 मील दूर से वो मेरी आवाज सुन सकता है। अगर उसके अंदर ऐसी कोई एबिलिटी होती तो वो अब तक सीधे मेरे पास ही आ चुका होता। तभी पहाड़ी के नीचे से वो खतरनाक आवाज फिर से आई, पुष्कर श्रीवास्तव, तुम कहां छुपे हुए हो? अब तुम चाहे जाकर पाताल लोक में भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है? आज तुम इसी पहाड़ी के अंदर दफन हो जाओगे। ये बात सुनकर कनिष्का और मृणाल तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो दोनों तुरंत पुष्कर को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इस वक्त चारों ओर एकदम गुप्त अंधेरा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था और रास्ता ना दिखने की वजह से उनके लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पुष्कर समझ गया था कि कनिष्का इस वक्त क्या सोच रही थी। वो बोला, तुम्हारे परिवार के लिए मेहता परिवार और पिछली पहाड़ी के लोगों के साथ लड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं हूं। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग सही सलामत होंगे। जहां तक कि अंधेरे की बात है तो तुम डरो मत, वो लोग बस केवल हमें डराना चाहते हैं ताकि हम ऊपर जाकर कहीं छुप ना जाए, इसलिए बस ऊपर चलते रहो। कनिष्का और मृणाल को यह सुनकर काफी सुकून मिला। अगर उनकी फैमिली में से किसी को कुछ हो जाता तो उन दोनों ही लड़कियों को जिंदगी भर के लिए शर्मिंदगी महसूस होती। तभी गुस्से से कनिष्का ने एक पत्थर पर हाथ मारा और बोली, ये सभी बुजुर्ग लोग केवल लोगों को डराना और धमकाना ही जानते हैं। तभी मृणाल भी बिना सोचे समझे बोली, अब अगर ये लोग हमें ऊपर पहाड़ी की तरफ जाने से रोकना चाहते हैं तो हमें वही करना चाहिए, जल्दी से ऊपर चलते हैं। पुष्कर ने कहा, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं और ऊपर जा सकूं। मुझे थोड़ी सी दवाई लेने दो ताकि मैं अपनी एनर्जी रिकवर कर सकूं। अब पुष्कर के सामने जो सिचुएशन आ चुकी थी उससे वो और नहीं भाग सकता था और रिस्क लेने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पुष्कर बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो लोग बहुत जल्दी ऊपर ना पहुंच जाएं। जहां तक कि अंधेरे में ऊपर की तरफ भागने की बात थी, पुष्कर के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। कनिष्का ने नीचे से आ रही टॉर्च की रोशनी को धीरे धीरे ऊपर आते हुए देखा। कनिष्का ने नोटिस किया कि वो सभी लोग उन्हें धीरे धीरे चारों ओर से घेरने लगे थे, जिसकी वजह से कनिष्का का दिल बैठ गया। कनिष्का को डर था कि अगर वो लोग पकड़े गए तो शायद पुष्कर जिंदा नहीं बच पाएगा,
जब पुष्कर ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली तो कनिष्का और भी ज्यादा घबरा गई। तभी मृणाल ने घबराते हुए कहा, हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर वो इतनी तेजी से आते रहे तो वो जल्दी हमें ढूंढ लेंगे। ये हिमालय की पहाड़ियां थी और नीचे से मेहता परिवार और पिछली पहाड़ी के लोग आ रहे थे। मृणाल को डर था कि वो लोग यहां आकर उन तीनों को मार डालेंगे और अगले 8-10 सालों तक भी उनकी लाशों का पता नहीं चल पाएगा। कनिष्का ने अपने होंठ काटते हुए कहा, अगर हम दोनों पुष्कर के साथ यहीं बैठे रहे तो हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा यह होगा कि तुम सामने वाली डायरेक्शन में जाओ और मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हूं। हम वहां से शोर शराबा मचाकर सारी भीड़ को अपनी ओर खींच लेंगे ताकि पुष्कर को आराम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। मृणाल ने हां में सिर हिला दिया, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न था और ठंड की वजह से उसकी नाक भी गुलाबी हो चुकी थी। कनिष्का और मृणाल, जो कि बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी लड़कियां थी, इस वक्त बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रही थी। ना जाने ये हिम्मत उनके अंदर कहां से आ गई थी। उसके बाद मृणाल तेजी से एक डायरेक्शन में भागने लगी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो लगभग 10 मीटर तक नीचे लुढ़कते हुए गिर पड़ी और जोर से चिल्लाई। मृणाल की उस आवाज को सुनकर नीचे से आ रहे लोग तुरंत चौकन्ने हो गए और मृणाल की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगे। इस वक्त उन लोगों ने आपस में पुष्कर के ऊपर 8 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था और जिस भी कैंप के लोग पुष्कर को पहले ढूंढने में कामयाब हो जाते उसे 8 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। ये सभी के सभी आदमी ज्यादातर बूढ़े और अधेड़ उम्र के लोग थे और ये सभी लोग बचपन से तंत्र विद्या की प्रैक्टिस कर रहे थे। भले ही ये लोग बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफी ताकतवर थे। इसलिए अधिक उम्र होने के बावजूद भी वो बहुत तेजी से पहाड़ के ऊपर चढ़े जा रहे थे। उन्हें डर था तो केवल पुष्कर का, कहीं वो लोग पुष्कर के हत्थे ना चढ़ जाए और बहुत बुरी मौत ना मारे जाए। तभी एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, वहां से आवाज आई है, चलो जल्दी मेरे साथ। थोड़ी देर तक ऊपर चढ़ने के बाद उन लोगों को मृणाल कोने में छुपी हुई मिल गई। एक आदमी बोला, ये वही गंदी लड़की है, क्या नाम है इसका? मृणाल। और वो पुष्कर, वो उसके साथ नहीं है? कई सारे बूढ़े लोगों ने मृणाल को पकड़ लिया और उससे जोर जोर से पूछने लगे, पुष्कर कहाँ है? जल्दी बताओ हमें, नहीं तो थप्पड़ मार मार के तुम्हें यहीं मार डालेंगे, जल्दी बोलो। मृणाल को इतनी बुरी तरह से चोट लगी थी कि उसका चेहरा कई जगह से फट गया था और वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता पुष्कर कहाँ है। उसके साथ भागकर जरूर आई थी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा थक गई कि उन्होंने मुझे पीछे छोड़ दिया और पुष्कर कनिष्का के साथ ऊपर भाग गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत मारो। उन बूढ़े लोगों ने मृणाल की बात पर भरोसा कर दिया। एक बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, मुसीबत के आते ही वो पुष्कर तुरंत भाग गया। लगता है कि हम जितना उसकी ताकत को आंक रहे थे वो उतना भी ताकतवर नहीं है। उन सभी बूढ़े लोगों की नजरों में ये तो एक नॉर्मल बात है। जब भी किसी के ऊपर मौत का खतरा आ जाता है तो भागना एक नॉर्मल बात है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर पुष्कर को लड़की को लेकर भागना ही था तो कनिष्का जैसी सुंदर लड़की को लेकर भागना ज्यादा अच्छा ऑप्शन था। उन लोगों ने मृणाल को पकड़कर बांध दिया और उनमें से एक आदमी बोला, चाचा, ये पहाड़ी तो बहुत ही बड़ी है और पहाड़ी के दूसरी तरफ ऊंची ऊंची चोटियां हैं। अभी अभी मेरा एक आदमी नीचे गिर गया है, मुझे नहीं लगता कि वो बचा होगा और जल्दी ही सुबह भी होने वाली है। अगर कहो तो थोड़ी देर के लिए हम यहीं रुक जाते हैं और उजाला होने के बाद ऊपर चलेंगे। तभी दूसरा आदमी बोला, हाँ ठीक है, लेकिन सभी लोग चौकन्ने रहो। जैसी सूरज की किरण निकलेगी पुष्कर चाहे कहीं भी होगा, उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। पुष्कर को ढूंढना उन सभी के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन अंधेरे में पुष्कर का सामना करना उनके लिए बहुत डरावना भी था। इसलिए वो बस सूरज के उगने का इंतजार कर रहे थे। मेहता परिवार के लोग, पिछली पहाड़ी के लोग और बाकी सभी लोगों को ऑर्डर मिल चुके थे और हर कोई पहाड़ी पर एक सुरक्षित जगह लेकर आराम करने लगा। नीचे जाने के सभी रास्तों पर उन्होंने गार्ड्स को लगा दिया था। जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो पिछली पहाड़ी के कुछ लोगों को पहाड़ी के ऊपर कनिष्का दिखाई दे गई, जो कि काफी दूर तक भाग गई थी। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे वो तो कनिष्का है ना? क्या लगता है ये तो ठंड के मारे जम चुकी होगी। अब जबकि सभी लोगों को थोड़ा साफ दिखने लगा था, इसलिए मेहता परिवार और बाकी के योद्धाओं को आगे बढ़ने में कोई डर नहीं था और वो तेजी से पहाड़ी पर ऊपर की ओर बढ़ने लगे। अगले कुछ ही पलों में उन लोगों ने कनिष्का को पकड़ लिया और पूछने लगे, पुष्कर कहाँ है? तुमने कहाँ छुपाया हुआ इसे? अगर तुम सच नहीं बोलोगी
तो हम एक एक करके तुम्हारी सारी उंगलियां तोड़ डालेंगे। हम वैसे तो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए तुम चुपचाप बता दो, नहीं तो हमें तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तभी मेहता कैंप के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। लगभग 50 से 60 साल की उम्र के 30-40 बूढ़े आदमी कनिष्का के पास उसे घेर कर खड़े थे। उनकी तांत्रिक शक्ति का लेवल सर्वेश से भी कहीं ज्यादा था। वो लोग मिलकर कनिष्का को धमका ही रहे थे कि तभी अचानक एक जवान लड़का एक पहाड़ी के ऊपर से दिखाई दे गया। उस लड़के के सिल्वर कलर के बाल हवा में लहरा रहे थे और वो चट्टान के ऊपर खड़ा होकर अकेला ही सैकड़ों योद्धाओं का सामना करने के लिए तैयार था। वो लड़का पुष्कर था। पुष्कर जोर से चिल्लाया, छोड़ दो उसे। पुष्कर को देखते ही सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। आखिरकार पुष्कर उनके सामने आ ही गया था और पुष्कर की आवाज सुनते ही वो लोग समझ गए थे कि पुष्कर बहुत कमजोर हो चुका था। एक बूढ़ा आदमी बोला, पुष्कर श्रीवास्तव, तुमने मेरे लोगों को मारा है और हमारी रेपुटेशन खराब की है, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। तभी पिछली पहाड़ी के लोगों ने भी हाथ हवा में उठाते हुए चिल्लाकर कहा, पुष्कर श्रीवास्तव, तुम एक राक्षस हो। तुम अपने ओपोनेंट को जान से मार डालते हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं है। इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी तुम बहुत जालिम हो। सब लोग मिलकर इस पुष्कर को आज ही खत्म कर दो ताकि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। क्या पुष्कर इतनी बुरी हालत में कर पाएगा इतने ताकतवर लोगों का सामना? क्या पुष्कर के पास अभी भी कोई रास्ता बचा है? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।